हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, 26 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 64 का स्क्वायर। हमें एक क्वेश्चन मार्क जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम जो है एक्स मान लेंगे और फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। यह है 26 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 64 का स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप इनके दोनों के सबके स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं पहले। जैसे 26 के 26 से गुणा करके मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लो, यहाँ लिख दो, और फिर इसकी वैल्यू निकालना यहाँ लिख दो। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को राइट साइड में ले जाकर घटा देंगे 64 के स्क्वायर निकाल कर। ठीक है, एक तरीका तो ये है, ये तो हर कोई करेगा इस तरीके से। तो मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, एक्स बराबर ये आ जाएगा 64 का स्क्वायर माइनस ये दोनों संख्याओं को राइट साइड में लेकर आएंगे तो 32 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और 26 का स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वो भी आसान है जो मैंने पहले बताया है कि इन दोनों के स्क्वायर निकाल लो आप, गुणा कर करके इनके, और वैल्यू फिर बाद में घटा देना। ठीक है, या फिर देखो ये इसमें क्या है, ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी और ब्रैकेट में और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ मैं अप्लाई कर दूंगा। तो x बराबर आ जाएगा 64 में और 32 में लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 32 और 64 माइनस 32 माइनस 26 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने। 26 के स्क्वायर की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ से आ गया तुम्हारा कितना, ये 6 और ये 9, 96 आएगा, गुणा यहाँ से आ जाएगा 32 माइनस 26, 26 को 26 गुणा 26 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से जो जो कॉमन आएगा वो कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से कॉमन आपका आ जाएगा 4 कॉमन आएगा, इसे 2 गुणा 13 लिख सकते हैं, इसे भी 2 गुणा 13, तो दोनों का 2 2 यानी कि 4 कॉमन आ जाएगा। 4 से ये 96 ऐसे लिख दो, 4 से इसे भाग दे दो, 4 अट्ठे 32, यहाँ से 4 तो 2 और 2 निकल कर जाएगा, तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। 13 गुणा 13 लिख दो अभी, 13 गुणा 13, एक्स बराबर 4। 8 की इससे गुणा करो, 8 छंग 48, हासिल लगे 4, 8 नंबर 72, 4 76 माइनस 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 4, इन दोनों को घटा दो, इसमें से इसे घटाओ, 8 में से 9 जाने का नहीं, हासिल लेंगे, 18 में से 9 गया 9, इधर बचेगा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा, 15 हो जाएगा, हासिल ले लेंगे। 15 में से 6 गया तुम्हारा, फिर बचेगा 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5। इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 नम 36 का 6 हासिल लगे 3, 4 नम 36, 3 39 हासिल लगे 3, 4 पंजे 20 और 3 23। ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2396। 2396 आपका ऑप्शन नंबर जो है बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। या तो ऐसे कर लो या जैसे मैंने पहले बताया वैसे कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए पहले एक फॉर्मूले का पता होना चाहिए। 1 से 50 तक तो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्राकृत कह दो या प्राकृतिक कह दो। ठीक है, प्राकृतिक, यही से प्राकृत भी बोलना है, प्राकृत नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला लिखना हमें। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, 1 2 3 4 5 ऐसे n तक जा रही हैं, ये मान लो n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उनका योग करना हमें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, ये तो योग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यह है आपका योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हमें चाहिए इसका औसत। ठीक है, औसत यानी एवरेज बोल रहे हैं इसे माध्य भी बोल रहे हैं। तो इसका जो माध्य निकालने के लिए हमें योग पे ऊपर लिखना पड़ेगा, जो भी योग था इनका, और जितनी संख्याएं थी वो उससे भाग करना पड़ेगा। तो n संख्याएं थी हमारे पास, n से भाग, तो योग आया था इनका ये, और n से करेंगे भाग, तो भाग करेंगे तो n से n कट जाएगा ये। तो ये तुम्हारा जो औसत आ गया प्रथम n संख्याओं का। ठीक है, तो वो आ जाएगा n प्लस 1/2, ये आ जाएगा तुम्हारा औसत या माध्य। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। चलिए अब इसकी सहायता से ही हम इसे करेंगे। इन्होंने बोला था 1 से 50 तक 1 से 50 तक, 1 2 3 4 ऐसे करके जो है 1 से 50 तक की संख्याएं हैं ये। तो इन 50 संख्याओं का माध्य हमें ज्ञात करना है, औसत।
औसत या माध्य। तो यहाँ पर जो है हमारे पास संख्याएं जो हैं n, वो संख्याएं यानी कि n जो है वो कितनी है 50 है। औसत या माध्य का फॉर्मूला हो गया ये वाला, तो ये हो गया n + 1/2, यह आ जाएगा 50 + 1/2 यानी 51/2 आई गया। 51/2, अब 51 को 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, अगली संख्या तो 2 पंजे 10, अगली 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, पूरा पूरा चला गया, यानी यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 25.5। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, 25.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य हमें ज्ञात करना है। प्रथम 10, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सम संख्याओं को ज्ञात करने का। ठीक है, सम संख्याओं का योग, इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे सम संख्याएं शुरू से 2, 4, 6, 8 ऐसे लेके n तक हैं ये, तो इनका जो योग बनेगा वो क्या आएगा, तो फॉर्मूला होता है n + 1। ये जो फॉर्मूला था पहले वाला, उसमें /2 था, इसमें /2 नहीं आएगा। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख देते हैं n² + n। ये तो हो गया इनका योग। ठीक है, ये इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं हम, प्रथम n सम संख्याओं का योग। ठीक है, अब हमें चाहिए इनका औसत, औसत यानी माध्य। तो इनका योग ऊपर लिखा जाएगा और जितनी भी संख्या उनसे भाग दी जाएगी, तो योग हमारा n + 1 ये है, और वो n से ही भाग दे रहे हैं हम। ठीक है, तो n से n कट गया, तो हमारे पास जो औसत आएगा इनका फॉर्मूला, औसत का एवरेज आएगा माध्य, वो आएगा तुम्हारा n + 1। जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने बोला प्रथम 10 संख्याओं का। प्रथम 10 यानी 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे 10 करोगे तो ये जहाँ तक जाओगे 20 तक, ये 10 संख्याएं बन जाएंगी। तो इनका हमें औसत चाहिए ना, औसत माध्य। तो इस संख्याएं तो हमें पता चल गई, संख्याएं कितनी है, संख्याएं जो n है वो कितनी हैं, 10 हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा हो गया, n + 1। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 10 + 1 यानी कि 11। ठीक है, 11 आ जाएगा। 11 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 ये सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात करना हमें। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याएं, तो चलिए करते हैं इसे भी। प्रथम 10, तो 10 के बाद चल रही है विषम संख्याएं, तो इनका योग पता होना चाहिए पहले। विषम संख्याओं का योग, ये भी हमारी प्रथम वाली है n। चलिए लिखते, जैसे कि हमने लिखा पहली 1, 3, 5, 7, ऐसे करके ये संख्याएं हमारी, इनका हमें योग चाहिए। ठीक है, तो इनका योग जो आता है, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास ओनली n²। ये तो हो गया योग का फॉर्मूला, योग। ठीक है, इसका हमें चाहिए औसत, औसत यानी माध्य, इसका एवरेज। तो हमारे पास योग ऊपर लिखा जाएगा, जितनी संख्याएं थी उनसे भाग दी जाएगी। यहाँ पे भी n ही संख्याएं हैं। ठीक है, तो n²/n, जब हम इसे डिवाइड करेंगे, n से n एक घात कट जाएगी, तो इसका जो औसत है आपका माध्य, वो आ जाएगा ओनली n। यानी जितनी भी तुम्हारे पास प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी, उसका जो औसत है वही होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत चाहिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। तो इसका जो आंसर है वो भी 10 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि n का मान तो यहाँ 10 ही है, n का मान यहाँ प्रथम 10 ही विषम संख्याएं हैं, तो 10 ही आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ हो गया है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 0, 0, 1, 2, 3, 4 में बहुलक हमें बताना है क्या है। तो बहुलक आप नोट कर लें, बहुलक जितने भी दिए गए आंकड़े होते हैं उन सब में जो जितनी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा बार आता है, वही उसका बहुलक होता है। बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार आएगा आंकड़ों में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 और 0 2 बार आया है, 1 1 बार है, 2 1 बार है, 3 1 बार है, 4 1 बार है। तो इसका जो बहुलक है वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, बहुलक
बहुलक यानी दिए गए आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन है 2, 4, 10, 4, 8 में माध्यिका में बतानी क्या है। तो माध्यिका हम यहाँ पर जो है आपकी बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे। यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं आपके, आंकड़ों की संख्या जो है, आंकड़ों की संख्या जो है आपके पास यहाँ पर वो विषम है। यहाँ पर विषम है यानी ओड है। और विषम संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे 1, 3, 5 ऐसे करके होती हैं। तो यहाँ पर ये है। तो इसकी जो हम माध्यिका ज्ञात करेंगे, इसके लिए पहला नियम क्या है, जो आंकड़े हैं आपके पास, आंकड़े दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में या अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में जमाते हैं, उसके बाद निकालेंगे। तो इन सभी आंकड़ों को पहले घटते क्रम में जमा लो पहले, या बढ़ते क्रम में। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये थे हमारे पास आंकड़े, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है हमें। तो ये तो बहुत आसान है। ये देखो 5 हैं, ये तो पहले और दूसरे को छोड़ दो, सबसे लास्ट को छोड़ दो। ये तो जो बीच में बच गया वही इसकी माध्यिका है। विषम संख्याओं का तो यही है, बहुत ही आसान तरीके से पता चल जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है विषम संख्याओं के लिए माध्यिका का, क्या है, n+1/2। n यहाँ पर कितनी है, n है हमारे पदों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 + 1/2, तो 5 यानी 6/2 यानी 3 आ गया। तो ये जो माध्यिका है वो तीसरा पद बनेगा, 3वां पद। तो 3वां पद यानी कि ये जो फॉर्मूला था, यहाँ पर फॉर्मूला मैं सही से लिख देता हूँ फिर से। यहाँ पर ये है फॉर्मूला इसका, ये वा पद जो भी आपका आएगा फॉर्मूले में, यहाँ सोल्व करके उसको इतना वा पद होगा वो। तो इस पद को हमें निकालना था यहाँ पर। तो कौन सा पद बनेगा हमारे पास, n का मान तो 5 है, 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3वां पद। और 3वां पद कौन सा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा पद कौन सा है, 6। तो इसका जो 6 है यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 2 की घात 7 का मान हमें कितना होगा ये बताना है। ठीक है, 2 की घात 7, 2 की घात 7 को ऐसे लिखेंगे, यानी 2 को गुणा में जितनी घात होती है उतनी बार गुणा में लिखेंगे। 4, 5, 6, 7 बार लिख दिया मैंने गुणा में। अब इसके बाद इनकी गुणा कर लो, गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128। इसका 128 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, निम्नलिखित में कौन सी राशि बड़ी है। तो ये आपके पास कुछ राशि दी गई हैं, ये संख्याएं दी गई हैं, इनमें कौन सी बड़ी है। जैसे आप 1, 2, 3, 4, 5, इनमें हमें बताना हो कौन सी बड़ी है। तो सबसे बड़ी तो 5 है, उससे छोटी जो है 4 है, उससे छोटी 3 है, उससे छोटी 1 है, यानी सबसे छोटी 1 है। तो ये बढ़ते क्रम का निशान है। ये 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5। लेकिन यदि इन पर तुम अंडर रूट लगा दो, ठीक है, इन संख्याओं पर तुम अंडर रूट लगा दो, तब कौन सी संख्याएँ बड़ी होंगी, तब भी यही रहेंगी। ठीक है, ये क्योंकि बढ़ते क्रम में ही है ये। तो इनमें जो सबसे बड़ी राशि है यानी संख्या है वो है आपकी √5। ठीक है, √5 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपके पास लिखा हुआ है करनी √2 का मान कितना होगा। तो √2 का जो मान होता है वो याद कर लेंगे। √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, जो पहला वाला ऑप्शन है आपका वो सही आंसर है इसका। ठीक है, और √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। ये दोनों मान पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन है आपका करनी √3 और √2 का मान हमें बताना है क्या आएगा। तो इसे बताने के लिए जैसा कि √a है गुणा √b है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो √ में a गुणा b भी हो लिख सकते हैं ऐसा हम। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इन्हें। तो जो √3 है और √2 था ये, तो इसे हमें सोल्व करना था। तो √3 गुणा 2 भी लिख देंगे इसे, तो ये हो जाएगा √6, 3 दूनी 6। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, √6
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, करनी √4 प्लस √9 का मान हमें बताना है। ठीक है, तो ये √4 और √9 का मान हमें बताना है। √4 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है, 2 गुणा 2 करोगे 4 आएगा। ठीक है, 9 और 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है, 3 गुणा 3 करोगे 3 3 9 आएगा। तो हम इसे डायरेक्ट भी बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, क्योंकि हमें पता है 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है, तो ये निकल कर आ जाएगा 5 इसका आंसर। ठीक है, 5 यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये √4 था, ये √9 था, तो इसे आप हम 2 गुणा 2 में लिख देंगे, प्लस इसे लिख देंगे हम 3 गुणा 3 में, 3 3 9। अब जो अंडर के अंदर पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है एक संख्या के रूप में। ठीक है, तब भी इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करनी √2 भाग √3 का मान क्या होगा। तो इसे करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं, √a भाग √b। ये कोई फॉर्मूला मतलब ये तो बन ही रहा है, तो कैलकुलेशन है। तो ये जो भाग का निशान है इसे बटे के निशान में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, भाग के निशान को बटे के निशान में। तो ये लिखा हुआ था √2 भाग √3, इसको हम कैसे लिख सकते थे, और तो √2 ऊपर लिख दो, भाग का निशान लगाओ यानी बटे का निशान, और √3 लिख दो। बस इन दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं एक √ में, क्योंकि ये दोनों ही अंडर के अंदर हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, हमें 7 का वर्ग बताना है क्या है। 7 का वर्ग, तो ये तो बहुत आसान है। 7 का वर्ग हमें बताना है। 7 के वर्ग को ऐसे लिखेंगे मैथ में, 7 गुणा 7 यानी 7 7 49। 49 इज़ द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अंडर नहीं 169 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 169 का मैं वर्गमूल हमें बताता हूँ अभी। तो 169 का वर्गमूल यानी देखो, ये तो आपको वर्ग जो है वर्ग आपको याद कर लेने हैं 2 से लेकर 30 तक, आपका बेनिफिट होगा हर जगह। और जो घन है आपको वो याद कर लेने हैं 2 से लेकर लगभग 15 तक। यदि आपने ये कर लिए तो ये बहुत आसान लगेंगे फिर। जैसे कि हमें क्या था, ये बताना था 69 किसका वर्गमूल बताना, यानी 169 का वर्गमूल का मतलब है ये बताना था हमें। तो अब 169 का अगर हम फैक्टर करते तो 13 से कटेगा, 13 कम 13 13 तो 39, अभाज्य संख्या ये 13 से कटेगी, यानी 13 गुणा 13। तो ये एक पेयर बन गया है, तो पेयर बन गया तो बाहर निकलेगा सिर्फ 13, यानी ये 13 का वर्ग होता था। ये 13 गुणा 13 करोगे तो 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल आपका होगा 13। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक ही रहने देते हैं हम। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी नए क्वेश्चन करवाएंगे कुछ। ठीक है, ओके बाय।